नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वीपीओ की वैकेंसी आई थी, उसके टॉप 1000 क्वेश्चन्स कर रहे थे और इसका ये सेट नंबर 6 है। इससे पहले अगर आपने 5 सेट नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे के सारे देख सकते हो। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे 125, ठीक है? और उसी के आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं हैं? कौन सी हैं आधारभूत विशेषताएं इसकी? पहला ऑप्शन दिया है ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध। बिल्कुल है। आपको पता होगा 3 स्तर की पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों में आरक्षण, ये भी दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 243 का डी में। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये भी सही है। और आगे दिया गया है चौथा नंबर, संविधान की 11वीं अनुसूची की पुनः स्थापना। 11वीं जो अनुसूची है 1992, इसी में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है और इसकी स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो ये चारों सही हैं, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। अच्छा, अब इसमें जरा देखो, आर्टिकल एक है 243 का डी। ठीक है, 243 का सी है जिसमें संरचना के बारे में प्रावधान है। हम 243 के डी की बात कर रहे हैं। 243 के डी का सब क्लॉज है वन। ये दो क्लॉज आप याद रखिए, सब क्लॉज वन, सब क्लॉज टू। ठीक है। वन में क्या कहा गया है? वन में कहा गया है एससी और एसटी का आरक्षण। बात समझ पा रहे हो? और टू में क्या कहा गया है? 243 के डी का दो है, 243 क्लॉज डी, सब क्लॉज टू। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एससी, एसटी और अन्य वर्ग की कोई भी महिला हो, उसके लिए 1/3 भाग या 1/3% या 33% या 1/3 भाग आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। तो वही आपसे 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। आर्टिकल डी तो याद ही रखना है, क्योंकि डी में है डिप्रेस्ड क्लास यानी कि आरक्षण की व्यवस्था। लेकिन अगर वो स्पेशली महिलाओं की आरक्षण पूछते कि महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिला है, तो आप 243 डी सब क्लॉज टू बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? ये है राज्य सूची का विषय। ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। अच्छा, कुछ और राज्य सूची के विषय हैं जो ग्राम विकास से संबंधित हैं, तो आप इनको भी नोट करिए और इनको याद रखिएगा, आपके बीपीओ के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये किस सूची का विषय है? ये भी है राज्य सूची का विषय। कृषि, ये किस सूची का विषय है? ये भी राज्य सूची का विषय है। पशुधन का परिरक्षण, ठीक है, ये भी राज्य सूची का विषय है, इसको भी याद रखो। बाजार और मिलें, ये भी राज्य सूची का ही विषय है। साथ ही साथ मादक पदार्थ जैसे लिकर, ठीक है, और साथ ही साथ लोक व्यवस्था, ये सारी की सारी सारे के सारे जो ये विषय मैंने लिखे हैं, ये सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये ग्राम विकास से संबंधित कुछ विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 128 कह रहा है कि 14वां जो वित्त आयोग है, 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था? अब देखो, इसमें जो 14वें वित्त आयोग जो था, 14वां वित्त आयोग, इसने कुछ अनुदान दिया था। अनुदान इसने दो प्रकार से दिया था पंचायतों को। तो ये कौन कौन है, आओ जरा इनको देख लेते हैं। एक इसने दिया था अनुदान, इसको कहा जाता है मूलभूत अनुदान। ठीक है, मूलभूत अनुदान, इसे ही कहा जाता है बेसिक ग्रांट। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? और जो इसने एक और अनुदान दिया था, उसे कहा जाता है निष्पादन अनुदान। ठीक है, इसे ही कहा जाता है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ग्रांट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि बेसिक ग्रांट और निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात था, कितना दिया गया था। तो जो बेसिक ग्रांट दिया गया था वो था 90 और ये था 10, यानी 90 अनुपात 10 के अनुपात में इनको मूलभूत अनुदान और निष्पादन अनुदान दिया गया था ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा हाँ, दूसरा। ठीक है, फिर से समझो। 14वें वित्त आयोग ने दो प्रकार से अनुदान दिया था, मूलभूत अनुदान और निष्पादन अनुदान। ठीक है, 90% था मूलभूत और परफॉर्मेंस ग्रांट था 10%। तो ये रेशियो कितना बना जाके 9 अनुपात 10, या फिर आप कह सकते हो 90 अनुपात 10 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है। केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना, ये भी सही है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये भी सही है। और वित्तीय योजनाएं तैयार करवाना, ये भी सही है। इसके सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन इन ग्रंथों में हमें मिलता है। स्थानीय स्वशासन की जो श्रेष्ठ प्रणालियां हैं उनका हमें वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में, महाभारत में और साथ ही साथ रामायण। इन सभी में इसका वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट देखो, 131, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन था जिसने इसकी शुरुआत की थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू। नेहरू साहब ने इसकी शुरुआत की थी। एक योजना और याद रखो, 1953 में एक योजना और शुरू की गई थी, इसका नाम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, ये राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू हुई थी। अच्छा, फिर ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। इन दोनों योजनाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इसका गठन किया गया था। तो ये सारी बातें अगर आपने पढ़ रखा होगा तो याद भी होंगी। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप ये बता दीजिए कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसके गठन में वित्त किसने दिया था। वित्त पोषण के लिए कौन सी संस्था आगे आई थी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट देखो, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निशुल्क वितरित की जाती हैं। तो निशुल्क कितनी प्रतियां दी जाती हैं, आप याद रखिएगा, निशुल्क केवल एक प्रति दी जाती है, पहली प्रति। ठीक है, तो प्रथम केवल प्रथम प्रति निशुल्क दी जाती है, बाकी फिर सब में फीस ली जाती है। अच्छा, अब इसमें दो तीन फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम अगर पूछें कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1900 ये कब आया था, 1969। ये याद रखिएगा, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब आया था, 1969 में। इसमें एक धारा है, धारा 12। धारा 12 क्या कहती है, धारा 12 कहती है कि जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के द्वारा धारा 8 या 9 के अंतर्गत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यानी कि जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है वो जारी करता है रजिस्ट्रार। ठीक है, और ये धारा 12 में वर्णन है किन धाराओं के अंतर्गत जारी करेगा, 8 और 9। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, तो ये बात याद रखिएगा। और एक खास बात कि इसमें जो ये प्रमाण पत्र जारी करेगा, प्रमाण पत्र में अनिवार्य हस्ताक्षर होने चाहिए किसके, किसी रजिस्ट्रार के। रजिस्ट्रार किसी और व्यक्ति को ऑथराइज्ड नहीं कर सकता है, रजिस्ट्रार के ही हस्ताक्षर होने चाहिए। याद रखिएगा इस बात को। तो केवल प्रथम प्रति ही निशुल्क दी जाएगी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो जरा, केंद्रीय वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 में है क्या। केंद्रीय वित्त आयोग 280 में है। राज्य वित्त आयोग 243 के एम में है। जो राज्य वित्त आयोग है वो है 243 के आई में। आई मतलब इनकम, इनकम मतलब राज्य वित्त आयोग। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि 243 के एम में क्या है।
तो 243 का जो एम है उसमें है पंचायती राज का पंचायती राज का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, कौन से वो क्षेत्र हैं? जैसे एसटी के एरियाज, है ना, ऐसे क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। और इसी के लिए फिर बाद में पेशा आया था। तो आर्टिकल 243 की आई में है राज्य वित्त आयोग। तो आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा यही सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है। लोक सेवा आयोग ये 315 में है, निर्वाचन आयोग 324 में, ये सही है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग ये कब गठित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला वित्त आयोग था, याद रखिए इसको। मैं पूरी की पूरी लिस्ट लिखे दे रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिए। आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप पीडीएफ हुई, हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो पहला वित्त आयोग था उत्तर प्रदेश का वो 1994 में बना था। और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये थे भालचंद्र शुक्ला। ठीक है, ये मैं अध्यक्ष लिख रहा हूं, अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा इनको। पहला वित्त आयोग जो था वो 1994 में गठित हुआ। अध्यक्ष थे भालचंद्र शुक्ला। अब आ जाओ दूसरे वित्त आयोग के पास। जो दूसरा वित्त आयोग था सन 2000 में इसका गठन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे टीएन धर। ठीक है, टीएन धर। तीसरा जो वित्त आयोग था वो कब गठित हुआ? वो गठित हुआ 2004 में, और जो इसके अध्यक्ष थे एसएटी रिजवी। एसएटी रिजवी इसके अध्यक्ष थे। चौथा वित्त आयोग कब सृजित हुआ था? चौथा वित्त आयोग सृजित हुआ था 2011 में। और इसके जो थे अध्यक्ष वो थे अतुल कुमार गुप्ता। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, ये चौथा हो गया। पांचवा वित्त आयोग अभी 2015 में गठित हुआ है, और इसके हैं आनंद आनंद मिश्रा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, यहां से आपके जो आनंद मिश्रा हैं ये हो गए पांचवें चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष। चौथा, एक मिनट, एक दो तीन चार, ये हो जाएगा पांचवा। हाँ, ये पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो आपकी वित्त आयोग है कहां पर? वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? 243 का आई। ठीक है। और अगर हम नगर पालिका की बात करें तो 243 का वाई। ये दोनों के दोनों आप आर्टिकल्स याद रखो। ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर से आओ। वित्त आयोग का पहला जो वित्त आयोग था उसका गठन कब हुआ था? 1994 में। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 136। पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जाता है? देखो, जब भी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाए कि उपबंध किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो नियम बनाने के लिए कौन प्राधिकृत संस्था होती है? जो नियम बनाती है वो प्राधिकृत संस्था कौन होती है? या तो संसद नियम बनाएगा, या तो फिर राज्य का विधानमंडल नियम बनाएगा। अब क्योंकि संघ की अगर विषय होंगे तो फिर संसद नियम बनाएगा। अब पंचायती राज में नियम बनाना है, पंचायतों के संबंध में नियम बनाना है, तो फिर पंचायत किसका विषय है? विषय है ये राज्य सूची का। तो कोई भी नियम बनाना होगा, उपबंध बनाने होंगे, तो फिर आंसर होगा राज्य विधानमंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए क्या होते हैं? मॉडल जो चार्टर होते हैं वो पंचायतों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मुझे बताओ ये कि ग्राम पंचायत जो नागरिक चार्टर होते हैं ये होते क्या है? ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर होते क्या है? ये दरअसल, ये चार्टर पंचायतों को कई सारी कई सारे रूपों से प्रतिबद्धता प्रदान करता है। जैसे सेवा वितरण के मानक तैयार करने में ये ग्राम पंचायतों को प्रतिबद्ध करता है। गुणवत्ता एवं सदस्य सीमा में या गुणवत्ता एवं समय सीमा में ये प्रतिबद्धता प्रदान करता है। शिकायत निवारण तंत्र होता है। और साथ ही साथ ये जो मॉडल चार्टर होता है ये एक तरह से परामर्शदाता भी होता है। ठीक है, या हम कहें मार्गदर्शक के रूप में काम करता है पंचायतों के लिए। क्लियर बात?
मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए क्या होते हैं? एक तरह के मार्गदर्शक। याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ की घास कहा है? कौन सा है वो समिति? वो है समिति जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति कब आई थी? 1985 में। ठीक है। और योजना एक एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पंचायती राज समिति है जिसे योजना आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था? सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, तो वो यही है, जीवी के राव समिति। ठीक है। जीवी के राव समिति को योजना आयोग की सिफारिश पर इसको गठित किया गया था। और इसमें याद रखिए दो समितियां और, जैसे मैं अगर लिखूं दांत वाला समिति, ये भी कई बार पूछी गई है हमारी परीक्षाओं में, तो हो सकता है वीपीओ में पूछी जाए। दांत वाला समिति 1978 में गठित हुई थी। और हनुमान राव समिति, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये 1984 1984 में गठित हुई थी। और एक याद रखिए, ये लिखा है थुंगन समिति। थुंगन समिति कब आई थी? पीके थुंगन समिति, ये आई थी 1988 में। तो इन सभी समितियों के आप नाम याद रखिए। तो याद रखो, बिना जड़ की घास पंचायती राज को किसने कहा है? जीवी के राव समिति ने। ठीक है। और उस समिति का नाम बताइए जिसका गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? यही है जीवी के राव। नेक्स्ट देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों राज्य की सरकारों से कहती है कि ग्राम पंचायतों का गठन करो? वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 40। कहां पर है ये? ये है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग कौन सा है? भाग है 4। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये मतदान अभिकर्ता होता कौन है? सबसे पहले तो आप ये समझो, सपोज करो ये एक उम्मीदवार है। ठीक है। ये एक उम्मीदवार है। अब ये खड़ा है इलेक्शन के लिए। और सपोज करिए कि जो वोटिंग चल रही है, मेरी बात ध्यान से समझना, वोटिंग चल रही है एक गांव में, दो गांव में। सपोज करो ये एक उम्मीदवार है और ये इलेक्शन में खड़ा है। अच्छा, वोटिंग जो हो रही है वो हो रही है गांव ए में भी हो रही है, गांव बी में भी हो रही है। अब ये जो बंदा है ये हर जगह तो मौजूद नहीं होगा। अब हो सकता है इसकी गैर मौजूदगी में कुछ अ, हो सकता है अराजकता हो जाए, या वोटिंग गिनती दिक्कत हो जाए, या फिर हम कहें वोट डालने में कहीं समस्या ना आ जाए। उम्मीदवार एक अपने बंदे को नियुक्त करता है और उसी कहते हैं मतदान अभिकर्ता। समझ पाए? ये उम्मीदवार क्या करेगा? ये एक जगह खुद बना रहेगा और एक जगह अपने अपने ही कैंडिडेट को भेज देता है, उसे ही कहा जाता है मतदान अभिकर्ता। यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है, इस मतदान अभिकर्ता की? वो करता है उम्मीदवार स्वयं। क्या काम होता है इसका? इसका काम केवल इतना होता है कि जिस पोलिंग बूथ में ये नियुक्त हो, वहां पर केवल निगरानी रखना, बस, कि कहीं किसी प्रकार की अराजकता तो नहीं हो रही है। तो आपसे प्रश्न केवल इतना पूछा है कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यही करता है उम्मीदवार। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सबसे पहले कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को समझने से पहले आप थोड़ा इसका इतिहास जान लो। 1948 की बात है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये घटना उत्तर प्रदेश में घटी थी। 1948 की बात है जब सामुदायिक सामुदायिक उद्भव के लिए सामुदायिक उद्भव के लिए एक प्रायोगिक योजना का शुभारंभ किया गया। मत समझना, प्रायोगिक योजना का किया गया शुभारंभ। और क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से है। ये शुभारंभ कहाँ कहाँ किया गया था? ये शुभारंभ किया गया था इटावा में और गोरखपुर में। गोरखपुर में। अब ये जो शुभारंभ योजना की गई थी, ये सफल हो गई। कुछ सफलता के लक्षण इसमें दिखे। अब जब ये सफल हो गई, फिर उस समय नेहरू जी की सरकार थी। और 1952 में इसी सफलता को देखते हुए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। और अमेरिका का इसमें एक फोर्ड फाउंडेशन सामने निकल के आया कि हम भारत
की मदद करेंगे। तो फोर्ड फाउंडेशन की मदद ली गई इसकी योजना की सफलता में। और इसके बाद फिर 2 अक्टूबर 1952 में एक योजना शुरू कर दी गई। कौन सी योजना? सामुदायिक सामुदायिक विकास योजना। ठीक है। विकास योजना शुरू कर दी गई। और उस समय ये शुरू की गई थी 55 विकास खंडों में। याद रखिएगा, 55 विकास खंडों में 55 विकास खंडों की स्थापना की गई और फिर इन्हीं विकास खंडों में इस सामुदायिक विकास योजना की स्थापना कर दी गई। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये कितने विकास खंडों में लागू की गई थी? आंसर होगा 55। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 45 नंबर, वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए इस समिति का गठन किया गया। योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन बताया था कि वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश की थी योजना आयोग ने। योजना आयोग की सिफारिश पर बनने वाली समिति थी जिसका नाम है जी.वी.के. राव समिति। ठीक है। जी.वी.के. राव समिति 1985 में बनी थी। आंसर हो जाएगा जी.वी.के. राव। और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ये बनाई गई थी। कुंगन समिति, एलम सिंघवी समिति और दांतवाला समिति, इन तीनों के ईयर्स मैंने पीछे आपको बता चुका हूं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, संविधान के अनुच्छेद 243 घ की कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ये लागू नहीं होती है अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यहाँ एससी है नहीं। जहां एससी होंगे नहीं वहां लागू क्यों होगी भाई? ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायत के 3 स्तरों पर अध्यक्ष पद के लिए स्त्रियों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? 1/3%। और मैंने अभी बताया था आपको कि कौन सा आर्टिकल है? 243 का डी का दूसरा। ठीक है। महिलाओं के आरक्षण के लिए याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, 1 तिहाई। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्य का संपादन किया जाता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा कौन कौन से कृत्य हैं? लघु सिंचाई है, जल व्यवस्था है, जलाच्छादन विकास है, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, ये भी है, भूमि विकास, भूमि सुधार, कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, तो ये सभी है। इन सभी कार्यों का कृत्य का संपादन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ये कब पारित हुआ? आपसे इतना पूछा है। ये पास कब हुआ था? ये पास हुआ था 23 अगस्त 2005 को। ठीक है। और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? अधिसूचना जारी कब की गई थी? ये जारी की गई थी 7 सितंबर 2005। ये तारीखें आप याद रखिए, पूछी जा सकती हैं। और ये लागू कब हुआ? लागू का मतलब ये शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है। अच्छा, इसका नाम परिवर्तन किया गया, मनरेगा किया गया, पहले ये नरेगा था। तो नाम परिवर्तन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009। ये सारी डेट याद रखिएगा। एक इसमें मैं अधिनियम आपको एक्स्ट्रा लिखे दे रहा हूँ। ये हो सकता है अधिनियम पूछा जाए, पंचायत राज ग्राम पंचायत अधिकारी अ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्योंकि ग्राम से संबंधित है ये। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब आया था? 1948। याद रखिएगा इसको। अब आपसे पूछा कि ये पारित कब हुआ था? पास कब हुआ था? अगस्त 2005 में। ठीक है। यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? ग्राम पंचायत का जो भी आप जब अधिकारी बन जाओगे, हाँ, सचिव जी कहलाओगे। यही होता है ग्राम पंचायत अधिकारी। तो आप जब अधिकारी बन जाएंगे तो सचिव कहलाएंगे, और सचिव का काम होता है कि ग्राम पंचायत के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सुरक्षित रखना। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों के कारण क्या हैं? रुकावटों के कारण क्या हो सकते हैं? संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी होना, बिल्कुल ठीक है। दलगत राजनीति होना, ये भी सही है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंचायतों के इलेक्शन में दलगत हस्तक्षेप होना चाहिए, ये किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में बताइए। शिक्षा व ग्रामीण निर्धनता, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी है।
तो ये सभी कारक हैं जो पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। यह कथन किसने कहा? याद रखिएगा, ये कथन कहा था हमारे चाचा नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी का सेट नंबर 6 है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।